हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे ओ सदनीरा पाठ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और देखते हैं पहला प्रश्न इस पाठ से क्या दिया हुआ, पढ़िए। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है। चंपारण में अक्सर जो है वहां पर बाढ़ आता रहता है, ठीक है, बाढ़ आते रहता है। तो भाई इसके मुख्य कारण क्या है, तो देखिए इसका उत्तर होगा कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का सबसे बड़ा कारण है जंगलों की कटाई। वहां पर बाढ़ आने का मुख्य कारण ये है कि वहां पर क्या हो गई है, वनों की कटाई हो गई है, सफाई हो गई है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती है। मिट्टी का अधिक कटाव के कारण बांध टूटते हैं, इस कारण बाढ़ वहां पर आ जाती है। कहाँ? चंपारण क्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा जो है बाढ़ की समस्या जो रहती है किस क्षेत्र में रहती है, तो भाई साहब चंपारण क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। इतिहास में कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। इतिहास में कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है, यानी ओ सदनीरा पाठ का ये दूसरा प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि कर्नाट वंश के राजा दक्षिण भारत के थे। कर्नाट वंश के राजा कहाँ के थे, तो दक्षिण भारत के थे। वे चंपारण यानी मिथिला में विजय यात्रा के क्रम आए और यहीं बस गए, यहीं बस गए, बस गए। यही तो कीमियाई प्रक्रिया है, यही आपकी क्या है, कीमियाई प्रक्रिया है। याद रखिए, कर्नाट वंश के राजा दक्षिण भारत के थे। वे चंपारण यानी मिथिला में विजय यात्रा के क्रम में आए और यहीं पर वो बस गए। यही तो कीमियाई प्रक्रिया है। ये कौन सी प्रक्रिया है? कीमियाई प्रक्रिया है। दूसरे क्षेत्र के लोग जब किसी अन्य क्षेत्र में बस जाते हैं और वहाँ की सभ्यता, संस्कृति तथा इतिहास का अंग बन जाते हैं तो इसे कीमियाई प्रक्रिया कहते हैं। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट वीवीआई, ठीक है, याद रखिएगा। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। कीमियाई क्या है कि जब कोई लोग दूसरे देश में बस जाते हैं और वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को एडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, बताइए जरा, कीमियाई प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? कीमियाई प्रक्रिया। तो ओ सदनीरा पाठ का यह दूसरा प्रश्न हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, पढ़िए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि धांगर शब्द का क्या अर्थ है। धांगर शब्द का क्या अर्थ है, तो देखिए इसका उत्तर होगा कि धांगर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर। ये जो शब्द दिखाई दे रहा है धांगर, इसका मतलब क्या होता है, भारे का मजदूर। इन्हें 18वीं शताब्दी के अंत में छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र से लाया गया। ये उराव, मुंडा, लोहोर आदि आदिवासी जाति से मेल खाते हैं। इन्हें नील की खेती में सहयोग के लिए चंपारण लाया गया। इन्हें गुलामों का जीवन जीना पड़ता था। ये अपने लोगों के साथ उराव भाषा में बात करते थे तथा अन्य लोगों के साथ भोजपुरी में बात करते थे। कौन? जहाँ से वो लोग आए थे, यानी कहाँ के आदिवासी थे, छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र से ये लोग आए थे। तो धागर जो है, धांगर है, ठीक है। धांगर का अर्थ होता है भारे का मजदूर, ठीक है। चलिए, तो ये रहा विद्यार्थी इस पाठ का तीसरा प्रश्न। आइए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चलिए भाई, चौथा प्रश्न दिया है कि पाठ के आधार पर थारुओं की कला वर्णन करें। पाठ के आधार पर बताना है आपको कि थारुओं की कला क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर देखिए ध्यान से कि थारू जाति के लोग गरीब होने के बाद भी बड़े कला प्रेमी होते हैं। थारू जाति के लोग जो है गरीब होने के साथ साथ वो क्या होते हैं, बड़ा ही कला प्रेमी होते हैं। वे अपने घरेलू बर्तनों को रंगीन सेक से बना लेते हैं जो बड़ा सुंदर लगता है। वे नृत्य एवं गायन में भी बड़े निपुण होते हैं। कौन? थारू जाति के लोग। शिप के झालर भी बड़े सुंदर रूप में बनाते हैं। मूंज से भी ये चटाई आदि बड़े कलात्मक ढंग से बना लेते हैं। कौन?
थारू जाति के लोग। इन सबों में नौ वधुओं का अलंकरण सर्वोत्तम होता है। वह इस अलंकरण के साथ पति को खेत में भोजन पहुंचाती है। वह मौरी के किस्म का अलंकार होता है। तो ये है बाबू थारुओं की कला का वर्णन। थारू कौन है बताइए? तो थारू एक जाति है, मतलब ये गरीब होते हैं, लेकिन गरीब के साथ साथ बड़ा ही कला प्रेमी होते हैं। इनको सब कुछ आता है बनाने, ठीक है। वो नृत्य के साथ साथ बहुत छोटे मोटे चीज़ें जो है बड़ा आसानी से बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा विद्यार्थी चौथा प्रश्न। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी? बाबू, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। VVI है भाई। कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी? तो इसका उत्तर होगा कि नेपाल के निकट भीखनाथोरी में बहने वाली नदी पंडई के रास्ते बुद्ध ने मगध तक की यात्रा की होगी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। इसमें कहीं कहीं पर गंडक नदी से भी यात्रा की होगी। कौन? बुद्ध, ठीक। तो कपिल वस्तु से मगध के जंगलों की यात्रा जो है बुद्ध जो है किस नदी से करते हैं? पंडई नदी के रास्ते जाते थे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 दिया है कि अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? तो इसका उत्तर होगा कि गोरो यानी अंग्रेज नीलहे किसानों के साथ पशुवत व्यवहार करते थे। कैसा व्यवहार करते थे? पशुवत, मतलब जानवर समझते थे। किसानों के द्वारा तनिक भी विरोध करने पर उनके घर को जला दिया जाता था। ऐसा हाल था। जिस मार्ग से अंग्रेज जाते थे उस पर पशु ले जाना मना था। उनसे बिगाड़ काम लिया जाता था। उन्हें नजराने के रूप में भी देना पड़ता था। विरोध करने पर जेल में बंद कर दिया जाता था, मारा पीटा भी जाता था, ठीक है। वहाँ के किसानों के साथ ये अंग्रेज जो है कुछ इस प्रकार से व्यवहार करते थे। चलिए प्रश्न नंबर 7 दिया है कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? भाई गंगा नदी पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली? तो देखिए इसका उत्तर होगा कि दक्षिण बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन तेज हो रहा था। मुंडा आंदोलन उग्र हो रहा था। दक्षिण के आंदोलन, आगे देखिएगा ध्यान से कि भाई अंग्रेज जो है गंगा नदी पर पुल बनाने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे थे। देखिए आगे चलिए यही है। कह रहा है कि का प्रभाव उत्तर बिहार पर ना पड़े इसलिए अंग्रेज ने पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखलाई। भाई उत्तर बिहार पर इसका बोलते हैं इसका प्रभाव ना पड़े इसलिए अंग्रेजों ने गंगा नदी पर पुल बनाने को दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, ठीक है। चलिए तो 7 नंबर प्रश्न हो गया। 8 नंबर देखिए क्या दिया है। कहा कि चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था भाई साहब, बताइए। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने 3 आश्रम विद्यालय खुलवाया। वहां पर शिक्षा सुधार हो, बेहतर हो, तो गांधी जी ने 3 आश्रम खुलवाया। कहाँ? चंपारण में। एक बड़हरवा, दूसरा मधुबन और तीसरा भितिहरवा नाम का विद्यालय उन्होंने शुरुआत की। तीनों में योग और चरित्रवान शिक्षकों को भेजा वहां पर शिक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए, ठीक है। तो 8 नंबर का प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर होगा, देख लीजिए। 9 नंबर देखिए प्रश्न। सारे प्रश्न जो है आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई को समझने का प्रयास कीजिएगा ना। तो यहाँ पर अगर हम दूसरी बकैती करना शुरू कर देंगे तो फिर ये सारे प्रश्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए नज़र गड़ाए रखिए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है आगे कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे?
तो इसका उत्तर होगा कि गांधी बुनियादी शिक्षा के हिमायती थे। वे शिक्षा के माध्यम से छात्रों को स्वावलंबी और चरित्रवान बनाना चाहते थे, इसलिए अपने आश्रम विद्यालयों में काफ़ी चरित्रवान शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया। वे पुस्तकीय ज्ञान से अधिक व्यवहारिक ज्ञान पर बल देते थे। अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर स्वदेशी शिक्षा की स्थापना उनका आदर्श था। किनका भाई? तो गांधी जी का। कि भाई विदेशी शिक्षा ना लागू करके स्वदेशी शिक्षा जो है लागू किया जाए, उस पर जोर दिया जाए, ये उनकी शिक्षा के प्रति नजरिया था। ठीक, 10 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पुंडलिक जी कौन थे, बताइए। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि पुंडलिक जी चंपारण में भितिहारवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। पुंडलिक क्या थे? तो भाई भितिहारवा के एक प्रसिद्ध क्या थे? शिक्षक थे। वे गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से 1917 में बुलवाया। वे बड़े ज्ञानी, निर्भीक और सदाचारी शिक्षक हैं। कौन? पुंडलिक। और उनको कब बुलाया गया था भितिहारवा आश्रम विद्यालय में? तो 1917 को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। गांधी जी के चंपारण आंदोलन की महत्वपूर्ण सीखें क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन की महत्वपूर्ण सीखें 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। एक निर्भीकता और दूसरा स्वतंत्रता, तथा दूसरी जांच पड़ताल कर दोषारोपण करना, अर्थात अनजाने ही किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को पुंडलिक जी जैसा निर्भीक बनना चाहिए। तो गांधी जी के चंपारण आंदोलन की महत्वपूर्ण सीख कुछ इस प्रकार से थी, मतलब 2 सीखें महत्वपूर्ण थी, एक निर्भीकता और दूसरा क्या थी? स्वतंत्रता। चलिए कितने प्रश्न होगा भाई साहब? 11। 12 नंबर देखिए तो क्या पूछ रहा है? 12 नंबर दिया हुआ है कि चौर और मन किसे कहते हैं? चौर और मन जो है किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि चौर और मन ताल को कहते हैं। चौर जहाँ उथले ताल होते हैं वही मन गहरे ताल। चौर में जरा एवं गर्मियों में पानी कम हो जाता है, उसमें खेती भी होती है तथा मन गहरे और विशाल ताल होते हैं। फिर से सुनिए, चौर और मन किसे कहा गया है? तो चौर और मन ताल को कहते हैं। किसको? ताल को। चौर जहाँ उथले ताल होते हैं वही मन गहरे ताल होते हैं। चौर में जरा एवं गर्मियों में पानी कम हो जाता है, उसमें खेती भी होती है तथा मन गहरे और विशाल ताल होते हैं। तथा मन गहरे और विशाल क्या होते हैं? ताल होते हैं। कितने प्रश्न हो गए? चलिए 12। 12 के बाद देखिएगा कहाँ चलेगा। लगभग जो है ना इसमें 17 प्रश्न है, और 17वां प्रश्न जो है आज हम लोग पढ़ेंगे भाई। ठीक है, भागिए मत, इधर उधर दौड़िएगा तो फिर दिक्कत है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए तो क्या दिया है? चंपारण ने किसको किसको आश्रय दिया है? भाई चंपारण जो क्षेत्र है किसको किसको आश्रम दिया है? आश्रय दिया है। तो चंपारण में बहुतों ने आश्रय पाया है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटवंशी राजा आए। मुसलमान शासक गयासुद्दीन तुगलक ने भी राज किया। आजीविका की खोज में थारू, धांगर, भूया आदि आदिवासी वर्ग के लोग भी आए। जुल्मी अंग्रेज ने भी यहाँ आकर खूब कमाया। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी शरणार्थियों को भी यहाँ शरण मिला था। कहाँ? चंपारण जिला में। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। वैशाली की महानता का वर्णन करें। भाई वैशाली कैसी जगह है? कभी गए हैं आप लोग वैशाली? चलिए देखिए इसका उत्तर होगा कि वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। किसकी? लिच्छवियों की राजधानी थी। यहाँ की राज नर्तकी अमरपाली ने महात्मा बुद्ध को अपना आम्रकानन समर्पित कर दिया। जैन तीर्थकर महावीर जन्म भी यहीं हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म भी यहीं हुआ था। कहाँ? वैशाली। और वैशाली किसकी राजधानी है? तो भाई लिच्छवियों की। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है।
कह रहा है कि चंपारण के लोगों से लेखक को क्या शिकायत रही है। तो चंपारण की भूमि राष्ट्रीय हो नहीं अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, यहाँ के लोग इस धरोहर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो ये विद्यार्थी है चंपारण के लोगों से लेखक की शिकायत। 17 और लास्ट और आखिरी प्रश्न है कि वृक्ष के संदर्भ में लेखक की क्या धारणा है। तो वृक्ष हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है, वह प्राकृतिक देवी की प्रतिमा की तरह होता है। इसे काटने का अर्थ है देवी की मूर्ति को भंग करना, इससे पर्यावरण असंतुलित हो उठता है, इसलिए हमें पेड़ की कटाई नहीं करना चाहिए। पेड़ है तो हम हैं और हम हैं तो इसका मतलब पेड़ भी होना चाहिए। ठीक है, तो बस आज की क्लास में हमने देखा लगभग 17 प्रश्न इस पाठ से, तो ओ सदा नीरा पाठ से, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ठीक, तो ये 17 प्रश्न जो है आज की क्लास में पूरा हुआ। कैसा रहा प्रश्न, कैसा रहा क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।